वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज जो है हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम इसकी एमसीक्यूज के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन अदर क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड वन बाय वन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, select the correct answers from the following questions. Which branch of biology focuses on the study of structure and functions of cells? यानी कौन सी बायोलॉजी की ऐसी शाख है जो कि सेल्स के स्ट्रक्चर यानी उसकी साख्त और उसकी जो फंक्शन यानी वो किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, अपने काम जो है वो सरंजाम देता है, उसकी स्टडी के बारे में डील करती है। तो वो हमारे पास जो है साइटोलॉजी होती है। साइटोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सेल्स के फंक्शंस के बारे में बात की जाती है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। हिस्टोलॉजीज में टिश्यूज के बारे में, और इकोलॉजी में हमारे पास रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है साइटोलॉजी। ठीक है, हम इसको साथ साथ मार्क करते जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज साइटोलॉजी। नाउ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज। अब ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, विरासत के बारे में देखते हैं, और इसके साथ साथ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही होती है, वेरिएशन होती है, और एक जो हेरिडिटी मटेरियल है उसके बारे में स्टडी करते हैं। वो कौन सी शाखा है हमारे पास, जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के अंदर जो है हम हेरिडिटी के प्रोसेस को भी स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो किस तरह अपने वालदेन से डिफरेंट होते हैं। इकोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर इन्वायरमेंट और हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखा जाता है। एनाटॉमी में हमारे पास जो है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में देखा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास एम्ब्रियो से लेके पूरा ऑर्गेनिज्म बनने तक का जो सारा प्रोसेस है और एम्ब्रियो के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ा जाता है। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ। अब इंसुलिन में हम कहाँ से बना रहे हैं, बैक्टीरिया से, यानी हम जो है वो इंसुलिन बना रहे हैं और इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इंसुलिन जो है वो ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज हो रही है। इट मीन्स कि ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है, और वो कौन सी टेक्निक के अंदर होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। फोर्थ इज हार्ट पम्प्स ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट। दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। मतलब उन्होंने यहाँ पे हर एक जो बॉडी पार्ट है उसके मतलब 3 इंटरनल ऑर्गन्स के जो फंक्शंस है उनके बारे में बताया हुआ है। हार्ट के बारे में, स्टमक के बारे में और किडनीज के बारे में। अब क्योंकि इसके अंदर फंक्शंस के बारे में बात हो रही है तो ये फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, MCQ 5 है हमारे पास। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट क्लासेस। और ये चीज हमने पढ़ी थी टेक्सोनॉमी के अंदर। टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, मैमल्स के बारे में, कि हम जो है वो एनिमल्स को जो है डिवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह अदर प्लांट्स को भी डिवाइड किया जाता है इंटू डिफरेंट कैटेगरीज। फिजियोलॉजी के अंदर फंक्शंस के बारे में बात होती है। पेलेंटोलॉजी के अंदर हम जो है फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी करते हैं। बायोजियोग्राफी के अंदर जो है हम डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज के बारे में बात करते हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। MCQ 6 is about which step comes from making hypothesis and between making hypothesis and doing experiments, यानी hypothesis और एक्सपेरिमेंट के मिड में कौन सा स्टेप आता है, तो वो हमारे पास है क्या है, मेकिंग डिडक्शन। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन जो है वो करने के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हम इफ एंड देन ये टर्म्स यूज करके हम डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके रिजल्ट्स जो है वो उनको एनालाइज करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो मिड में आता है वो है मेकिंग डिडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। इट रिलाइज ऑन एविडेंस, मतलब ये किसी न किसी एविडेंस के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो येस इट्स ट्रू। इट इन्वॉल्व्स फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, यानी इसके अंदर आपको एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, ये भी दुरुस्त है। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, नो। हमने बात ये की थी हाइपोथेसिस वाले टॉपिक के अंदर, आप पिछला वीडियो लेक्चर भी निकाल के देख सकते हैं और नोट्स भी आप खोल के देख सकते हैं, जिसके अंदर बताया गया था कि हाइपोथेसिस जो है उसको गलत साबित किया जा सकता है किसी न किसी तरीके से। तो इट मीन्स कि हाइपोथेसिस हमेशा दुरुस्त नहीं हो सकता। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है कि हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, इट विल बी considered are not characteristic of scientific method. Now choose the correct sequence of steps of scientific method। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन, और देन हम जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। People who slept near smoky fire had less chances to suffer from malaria। मतलब जो हमारे पास मलेरिया होता है वो उन लोगों के अंदर कम होता है जो स्मोकी फायर के अंदर होते हैं। ठीक है,
मतलब स्मोकी फायर के करीब से सोते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है कि क्या स्मोक प्लाज्मोडियम को किल कर देता है? नो। फायर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर? नो। एक्चुअली मॉस्किटोज इफेक्ट होते हैं इससे। मॉस्किटोज जो है वो स्मोक को जो है टोलरेट नहीं कर सक पाते और वो मतलब पीछे हट जाते हैं। एज ए रिजल्ट जो है वो मॉस्किटो कट नहीं करते या बाइट नहीं करते इन पीपल को, एज ए रिजल्ट इनको मलेरिया फीवर नहीं होता। एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज अ रिसर्चर, क्यों एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड के अंदर? क्योंकि एक रिसर्चर ऑलवेज गेट्स करेक्ट रिजल्ट। नो, मतलब इस तरह तो नहीं होता कि हमेशा करेक्ट रिजल्ट्स ही आ रहे हो। ये ऑप्शन हमारे पास होगी गलत। That disproves many hypotheses and gets some hypotheses proved, यानी बहुत से hypotheses को वो गलत साबित करता है और कुछ जो है वो उसके पास प्रूव हो जाते हैं दुरुस्त। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, इज श्योर दैट ही विल प्रूव दी हाइपोथेसिस, वो श्योर होता है कि हाइपोथेसिस को प्रूव ही करेगा। नो, इट्स रॉन्ग ऑप्शन। गेट्स अ चांस टू वर्क इन अ लेबोरेटरी, इट्स रॉन्ग जो हमारे पास ऑप्शन है। अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये है कि वो बहुत से हाइपोथेसिस को लेता है, बहुत से को डिस्प्रूव करता है और कुछ उसके पास दुरुस्त हाइपोथेसिस भी आ जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर जिनके आपने देने, ठीक है। अब इन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, पैलेंटोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। इसके लिए जो है आप प्रीवियस नोट्स का जो है उनको मुताला कर सकते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी के अंदर हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। पैलेंटोलॉजी के इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, मेरीन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेरीन ऑर्गेनिजम्स एंड हम मेरीन ऑर्गेनिज्म और उसके साथ मेरीन जो प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी के अंदर हम पैथोजेंस के बारे में देखते हैं जो कि ह्यूमंस को या अदर ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इफेक्ट करते हैं। Which branch of biology involves the study of development of organism from fertilization to birth or hatching? यानी हमारे पास ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम एग, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो बर्थ तक या हैचिंग, यानी अगर हमारे पास एग वगैरह है, जैसे हैन है तो वो जो एग जो है उसके एग से जो पूरा एक छोटा जो हमारे पास जो है वो बेबी बर्ड है वो उसका बनना जो है वो, और उसके अलावा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, ये हमारे पास किस ब्रांच के अंदर आता है? तो ये हमने देखा था किसके अंदर, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, ठीक है। इसके बाद हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री? इसके लिए भी आप पिछले नोट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। मेडिसिन और सर्जरी के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो मेडिसिन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जो मेडिसिन है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेटर है, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है वो किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करते हो, उसको क्योर यानी उसका हल तलाश करते हो और उससे बचा कैसे जा सकता है ये देखते हो। और सर्जरी के अंदर जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को रिपेयर किया जाता है, रिमूव किया जाता है या उनको जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है विद हेल्दी वंस। और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब मोर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है? मोर्फोलॉजी जो है वो हमारे पास जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर को देख रही होती है कि वो कैसे है, दिखने में कैसे है, ठीक है। फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शंस तक जाते हैं। और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होती है हमारे पास, जिसके अंदर हम बायोलॉजी के लिए कंप्यूटर टूल्स का यूज करते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी जो है हमने पिछले नोट्स के अंदर कवर किया हुआ था, आप पिछले नोट्स या वीडियो लेक्चर से निकाल के देख सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स के मैं डिटेल के आंसर नहीं बता रही क्योंकि इनके जो नोट्स हैं वो प्रीवियस जो नोट्स हैं उनके अंदर है, तो हम जो है इसको ऐसे ही देखेंगे, नेक्स्ट वाले हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन अ साइंटिफिक मेथड? ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि अपने 5 सेंसेस को यूज करते हुए हम जो है वो देखते हैं कि एक्चुअली साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। साइंटिफिक प्रॉब्लम को हमारे पास जो है वो जानने के लिए ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। और उसके बाद हम अपना हाइपोथेसिस देते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है? ताकि हमने अपना हाइपोथेसिस बनाना होता है। देन हम अपनी डिडक्शन करते हैं और लास्ट में हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं जिसके अंदर हम अपने हाइपोथेसिस को साबित करते हैं आया कि वो दुरुस्त है या गलत। तो हाइपोथेसिस बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन जरूरी है, उसके अलावा साइंटिफिक प्रॉब्लम को जांचने के लिए जरूरी है। और एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। Now let's talk about section C, in which question number 1, link the study of biology with that of physics, chemistry, stats, geography, economics and computer science, ठीक है। अब बायोलॉजी का मतलब हमने ऐसे देखना है कि बायोलॉजी मतलब हमने ह्यूमन नेचर को लेना है, उसमें देखना है उसमें क्या फिजिक्स है, यानी हमने बायोलॉजी और फिजिक्स का कनेक्शन देखना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कनेक्शन देखना है, बायोलॉजी और स्टैट्स का, यानी जस्ट लाइक बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टेटिस्टिक्स, बायोजियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स एंड बायो कंप्यूटर साइंस, जो हमने पहले
सारी टर्म पढ़ी थी ना, जिससे हमने रिलेशनशिप देखा था, ये एक्चुअली उसी की चीज, वही चीज है। फिजिक्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, जैसे फिजिक्स के अंदर हम प्रोसेसेस को बयान कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट फंक्शंस को बताते होते हैं, मैकेनिज्म्स को बता रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास बायोलॉजी और फिजिक्स का ताल्लुक इस तरह है कि बायोलॉजी यानी ह्यूमन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का होना, उसमें फ्लूइड डायनेमिक्स वाला रूल लगता है। इसी तरह मूवमेंट ऑफ लिम्स, इनके अंदर मैकेनिक्स के सारे रूल्स लग सकते हैं। नर्व इम्पल्सिस, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास फिजिक्स और बायोलॉजी इस तरह एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जैसे बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करना, इंजाइम फंक्शंस को स्टडी करना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस हो गया, हमारे पास रेस्पिरेशन हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उनकी स्टडी जो है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को एक दूसरे से लिंक करी होती है। बायोस्टेटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, ए डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा को एनालाइज करते हैं, जेनेटिक प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। अब इसका क्या मतलब है, स्टेट्स के अंदर क्योंकि हम जो है वो डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बायो के अंदर डेटा कैसा होता है कि जेनेटिक प्रोबेबिलिटी, यानी हमारे पास अगर फादर के जो है वो हेयर का कलर ब्लैक है, ठीक है, ये तो हमारे पास जो बॉय है उसके कलर ब्लैक होने के कितने चांसेस हैं, ये हमारे पास जो चांसेस की बात हो रही है ना, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी। और जेनेटिक्स के अंदर जितनी भी ये चांसेस के बारे में बात हो रही होती है कि हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से कैसे मैच होंगे और कितनी चांसेस है उनके मैच होने से के बारे में, या वो ग्रैंडफादर से या ग्रैंड मदर से कितने मैच होंगे, ये कहलाती है जेनेटिक प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह पॉपुलेशन ट्रेंड्स के बारे में, पॉपुलेशन को आपने मेजर किया, ये सारी चीजें जो है वो बायो और स्टैटिस्टिक्स को आपस में रिलेट कर रही होती हैं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम बायोलॉजिकल डेटा को डील कर रहे हो, मतलब हम चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डेटा को। तो अगर दोनों को मिला लिया जाए, तो अगर हम ह्यूमन से रिलेटेड जो सारा डेटा है या बायो से रिलेटेड सारा जो डेटा है उसको हम बायोस्टेटिस्टिक्स के अंदर डील करेंगे, और यही चीज़ जो है बायो और स्टेटिस्टिक्स को आपस में ज्वाइन करती है। बायोजियोग्राफी के अंदर हम जो है बायो से रिलेटेड जियोग्राफी देखेंगे। जियोग्राफी इज दी मतलब हमारे पास जो अर्थ के ऊपर जो भी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स जो उनको डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, इकोसिस्टम्स है, यानी हमारे पास ऑर्गेनिज्म और जो है वो डिफरेंट आइलैंड्स में रह रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास वाटर के अंदर रह रहे हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये हम जियोग्राफी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। और ये चीज़ बायोलॉजी को और जियोग्राफी को एक दूसरे के साथ जो वो लिंक में रखती है। जियोग्राफी के अंदर हमने क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना होता है, और इसी क्लाइमेट के इफेक्ट को अगर लाइफ पे स्टडी किया जाए तो वो बायोलॉजी और जियोग्राफी को आपस में लिंक कर देता है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब शुमारियात हमारे पास होती हैं, उसके अलावा हम जो है माशियात के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी रिसोर्सेज के यूजेज की बात कर रहे होते हैं, पैसों की बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए चीज़ें यूज हो रही होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए रिसोर्सेज को मैनेज करना, एग्रीकल्चर, फिशरीज, ये सारी चीज़ें हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती हैं। और ये हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर इन अ सेंस कि बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी हमारे पास बायोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको इकोनॉमिक्स के थ्रू जो है वो हल किया जाता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाती है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग आ जाती है, और बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस आ जाती है। इन सब के बारे में मैंने पहले भी डिटेल के साथ आपको बताया था। Now let's talk about question number 2. Question number 2 is about explain how the study of biology can lead to different professional studies. यानी बायो के बाद आप किस तरह डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी आ गया। मेडिसिन एंड सर्जरी जैसे हम देखा था कि हम जो है वो मेडिसिन के अंदर क्या कर रहे होते हैं कि डिजीज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, और डिजीज की रीजन क्या है उसके बारे में, उससे किस तरह बचा जा सकता है उसके बारे में। इसी तरह ह्यूमन एनाटॉमी को समझना, उसकी फिजियोलॉजी को समझना, डिफरेंट डिजीजेस को समझना, ये सारा मेडिसिन में आ जाता है। फार्मेसी के अंदर आप डिफरेंट ड्रग्स बना रहे होते हो, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हो, और डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हो। एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप जाएं तो उसके अंदर आपने क्रॉप किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, पेस्ट को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, ये पेस्टिसाइड्स के थ्रू। यानी हम जब डिफरेंट जो चीज़ें हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचा रही हैं, उसको नुकसान पहुंचा रही है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग, यानी हमारे पास प्लांट जो है उसकी नस्ल कैसे बढ़ाई जा सकती है, और उसके अंदर डिफरेंट वैरायटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, ये एग्रीकल्चर के अंदर आता है। बट नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, यानी हम जो है इन्वायरमेंट का इफेक्ट देख रहे होते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। बायोडाइवर्सिटी इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इन इन्वायरमेंट, ठीक है, और कितनी वैरायटी की जो ऑर्गेनिजम्स है वो मौजूद है उनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब इसको कैसे कंजर्व किया जाता है और कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, ये हम इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर देखते हैं। उसके अलावा पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है,
ये सारा इन्वायरमेंटल साइंस के फील्ड के अंदर स्टडी किया जाता है। अब उसके अलावा हमारे पास बायोलॉजी किस तरह हेल्प कर रही होती है डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर, जिसमें एक बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायो की दो चीजें आ गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी इसके अंदर हमारे पास जितने भी जीन से रिलेटेड है उसके बारे में स्टडी किया जाता है, और हम जो है वो जीन्स की अंदर चेंजिंग करके वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे राइस की न्यू क्रॉप आ गई। ये सारी चीजें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। और ये जितनी मैंने आपको बताई, मेडिसिन, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, वेटरनिटी साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब में अगर बायोलॉजी के आपके पास बायोलॉजी का इल्म ना हो, ठीक है, तो आप इनको नहीं स्टडी कर सकते। तो बायोलॉजी इज द बेसिक फॉर स्टडिंग दीज ऑल प्रोफेशनल स्टडीज। फोरेंसिक साइंस के अंदर आप डीएनए प्रोफाइलिंग करते हो और बायोलॉजिकल एविडेंस एनालिसिस करते हो। फोरेंसिक के अंदर जो है वो एक्चुअली आप पता चलाते हो क्रिमिनल्स का, ठीक है, उसके लिए आप उसके डीएनए की प्रोफाइलिंग करते हो, डीएनए को स्टडी करते हो, देन आप जब डिफरेंट एविडेंसेस जो है वो प्रोवाइड करते हो ताकि आपको पता चल सके कि क्रिमिनल एक्चुअल कौन है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली डीएनए के बारे में ज़्यादा स्टडी की जाती है। उसके अलावा फोरेंसिक साइंस के अंदर जो मेन है ना, ये होता ही ऐसा शोबा है जिसके अंदर हम क्रिमिनल्स को जो है पकड़ते हैं बाय स्टडिंग देयर डीएनए अदर जेनेटिक properties. अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज। प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स। ये हमने एग्जांपल्स हैं बतानी है ऐसी जिसके अंदर साइंस जो है उसने कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पे एक्ट की है, यानी जिसके अंदर कोलैबोरेटिव जिस यानी मिलके काम करना जिससे सबको फायदा हो, यानी मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है वो मिलके काम किया और एज ए रिजल्ट उन्होंने अपना जो नॉलेज है शेयर किया और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की, जिसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो हमारे पास क्या आए थे, साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, और उन्होंने जो है वो ह्यूमन का कंप्लीट जीनोम जो है वो उसका प्रोजेक्ट तैयार किया था, यानी उनका जीन की सीक्वेंसिंग और हर चीज उसके डीएनए का मॉडल सारा जो है वो उन्होंने दिया था। इसमें बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास जो है, उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिलकर काम किया। कोविड-19 की वैक्सीन की डेवलपमेंट जैसे की गई, इसके अंदर रिसर्चर, डॉक्टर्स और कंपनी सब ने ग्लोबली मिलकर काम किया और कोलेबोरेशन की एक दूसरे के साथ, एज ए रिजल्ट हमारे पास वैक्सीन की डेवलपमेंट हुई। इसी तरह डीएनए के स्ट्रक्चर जो है उसके लिए वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन और विल्किंस इन सब ने मिलकर काम किया। देन ही डीएनए जो कि हमारे पास विरासती मादा है, इनहेरिटेंस के अंदर सबसे मेन करेक्टर है इसका डीएनए का, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कवरी, ठीक है। स्पेस बायोलॉजी रिसर्च के अंदर हमारे पास जो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नासा वगैरह से जो है मुख्तलिफ टीम्स होती हैं जो कि इकट्ठा उनके अंदर टीम्स होती हैं मल्टीनेशनल, ठीक है, डिफरेंट नेशन से जो है लोग वो आए होते हैं और एक टीम की सूरत में काम करते हैं और देन वो हमारे पास स्पेस बायोलॉजी की रिसर्च में इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइपोथेसिस किस तरह एक थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल में चेंज हो जाता है। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशन के बाद वाला स्टेप, ठीक है। तो सबसे जो इनिशियल एक्सप्लेनेशन आप देते हो या आप कोई भी एक स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, वो हमारे पास होती है हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्ट होता है आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। आप बार बार एक्सपेरिमेंट करते हो, आप इसको कंफर्म करते हो या रिजेक्ट करते हो। अगर ये कंफर्म हो जाए और इसके आप नए हाइपोथेसिस अगेन प्रोड्यूस करो, ठीक है, नए हाइपोथेसिस बनाने के बाद मतलब एक हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो गया, देन आप अगेन नए हाइपोथेसिस बना रहे हो, वो भी अगर ट्रू साबित हो गया तो देन इट इज कॉल्ड एज थ्योरी, ठीक है। यानी अब वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन अगर आपके पास मौजूद हो अपने हाइपोथेसिस को जो है कंफर्म करने के लिए, देन इट दी हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। और उसके बाद यही थ्योरी जो है वो नॉन रिफंडेबल हो जाए, मतलब ये दोबारा जो है उसको मतलब जुठलाया ना जा सके और यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है, और इसको एक बिल्कुल दुरुस्त मान लिया जाए, तो देन वो बन जाता है लॉ, ठीक है। और लॉ और प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम ही थिंग होती है। प्रिंसिपल हमारे पास जैसे का फंडामेंटल ट्रूथ गाइडिंग रिसर्च, जैसे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, इसी तरह हमारे पास मेंडल्स लॉ है, ये हमारे पास लॉ और प्रिंसिपल के अंदर कन्वर्ट होगा आपका हाइपोथेसिस बाय अगेन अगेन टेस्टिंग, यानी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो थ्योरी बना, और थ्योरी जब हमारे पास गलत साबित नहीं हो पाती तो वो लॉ या प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा ये हमने सारे पहले भी देख चुके थे। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन देखते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, लेकिन आप इसके अंदर जो है वो मैं आपको ये कहूंगी ऑब्जर्वेशन, देन उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फिर डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आपने डेटा कलेक्शन की, एनालिसिस के, ये सारा कुछ आपके रिजल्ट्स के अंदर आ जाता है, देन कंक्लूजन एंड लास्ट में आप जो है अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द काज ऑफ मलेरिया।
यानी आपने बताना है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह काम किया मलेरिया की वजह तलाश करने के लिए। तो सबसे पहले लावेरन ने काम किया 1880 के अंदर, जिसने प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया मलेरिया पेशेंट्स के अंदर। उसने ये चीज साबित की कि किस तरह मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं उनसे उसने ब्लड सैंपल्स लिए और उनको सबको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो स्टडी किया, और उसे पता चला कि सबके अंदर एक हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम मौजूद है, और ये प्लाज्मोडियम इसने लावेरन ने डिस्कवर किया। देन हमारे पास रोनाल्ड रोज है, जिसने बताया कि मलेरिया जो है वो एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गिovanni बटिस्टा ग्रासी। इसने कंफर्म किया कि जो मॉस्किटो ट्रांसमिशन है वो हमारे पास ह्यूमन मलेरिया की जो है वो उसने कंफर्मेशन एक्चुअली दी। रोनाल्ड रोज ने बताया कि मलेरिया जो है वो इस मॉस्किटो के थ्रू फैल रहा है, और इसने जो है वो रोनाल्ड रोज के काम को जो है वो कंफर्मेशन प्रोवाइड की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय रोज। यानी रोज ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उसके ऊपर हमने नोट लिखना है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट से लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। रोज ने क्या किया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, पर्पज इसके काम का ये था कि ये चीज साबित करना कि मॉस्किटो ही रीजन है मलेरिया को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। इसके लिए सबसे पहले उसने मलेरियल पेशेंट लिया, ठीक है। मलेरियल पेशेंट लेने के बाद उसने जो है वो उनके ऊपर जो है मॉस्किटोज को बाइट करवाया, ठीक है। जैसे ही मॉस्किटो ने इसके ऊपर बाइट किया, उसने मॉस्किटो को कलेक्ट कर लिया एंड देन उनको उनकी डाइसेक्शन की। एज ए रिजल्ट उसे पता चला माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करने से कि जो प्लाज्मोडियम है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है इनके स्टमक के अंदर। यानी जो मॉस्किटोज के स्टमक है उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, इट मीन्स के प्लाज्मोडियम ग्रोज इन मॉस्किटो स्टमक। देन उसने क्या किया कि बर्ड्स लिए, ठीक है। अब बर्ड्स के अंदर जो है वो उसने उनको इन्फेक्ट कर दिया विद प्लाज्मोडियम, ठीक है। बर्ड्स उसने लिए, बर्ड्स को जो है वो इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट करने के बाद उसने इसके ऊपर, ये हो गया हमारे पास इन्फेक्टेड बर्ड्स, ठीक है। अब इन्फेक्टेड बर्ड्स के ऊपर उसने क्या किया, जो बिल्कुल ठीक थे ना मॉस्किटोज उनको अलाउ किया कि इसको बाइट करे, ठीक है। अब इसको बाइट करने के बाद वही वाले जो मॉस्किटोज थे उनको अलाउ किया कि वो हेल्दी वाले जो बर्ड्स हैं उनको जाके बाइट करे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो हेल्दी बर्ड्स हमारे पास बर्ड्स थे उनको भी मलेरिया हो गया। इट मीन्स के हमारे पास जो मॉस्किटोज है उन्होंने इन्फेक्टेड से प्लाज्मोडियम लिया और हेल्दी बर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो मलेरिया जो रीजन है ट्रांसमिट करने की, क्या, प्लाज्मोडियम। तो इससे पता चला कि हमारे पास जो मॉस्किटोज हैं दे आर कैरियर्स ऑफ प्लाज्मोडियम। एंड हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है वो हेल्दी बर्ड्स के अंदर भी दरियाफ्त हुआ। देन कंक्लूजन क्या निकाला गया कि एनोफिलिस मॉस्किटोज आर दी वेक्टर ऑफ मलेरिया। यही एक्सपेरिमेंट देन उसने ह्यूमंस के ऊपर ट्राई किया और उसको ये चीज जो है वो बिल्कुल प्रूव कर दी उसने कि वाकई ही मॉस्किटो जो है वो रीजन है, और अगर मॉस्किटोज को जो अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम जो है मलेरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्विस्टिक क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमारे पास दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट इज व्हाई इट इज important टू क्लासिफाई बायोलॉजी इनटू डिफरेंट ब्रांचेस सच एज बॉटनी, zoology एंड माइक्रोबायोलॉजी। यानी हमें क्या जरूरत है कि बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्लासीफाई कर दिया जाए, और कौन सी हमारे पास हाउ डज स्पेशलाइजेशन बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च। यानी अगर हम स्पेशलाइजेशन कर लें किसी भी फील्ड के अंदर तो उससे साइंटिफिक रिसर्च में हमें क्या फायदा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन करने से ये फायदा होता है कि आपकी स्टडी मैनेजेबल हो जाती है, यानी आपको स्टडी करना आसान हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत ही वेस्ट टॉपिक है। बायोलॉजी के अंदर अगर हम वैसे स्टडी करें तो एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दें लाइक बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो अगर कोई इंसान जो है वो स्पेसिफिकली प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता है तो वो बॉटनी को एज ए स्पेशलाइजेशन फील्ड जो है वो चूज करेगा, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा स्पेसिफाई होना चाहते हैं तो देन आपको बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में वो कन्वर्जन करनी पड़ती है, और इस वजह से हमने बायोलॉजी को क्लासीफाई किया हुआ है इन डिफरेंट फील्ड्स। और एज ए रिजल्ट हमारी जो स्टडी है वो मैनेजेबल है। जैसे बॉटनी जो है प्लांट्स के ऊपर फोकस करती है, जोलॉजी एनिमल्स के ऊपर, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो अगर स्पेशलाइजेशन का ये फायदा होता है कि अगर आप एक ह्यूमन है वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है किसी भी फील्ड के अंदर और वो चाहता है कि वो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करे, तो वो अगर एनिमल्स की जोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन इख्तियार करेगा तो वो एक्सपर्टीज बन जाएगा उस एरिया का, मतलब वहाँ का जब एक्सपर्ट हो जाएगा एनिमल्स का, ठीक है। लेकिन अगर वो सिंपल बायोलॉजी करे तो वो बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है और उसके अंदर अगर वो स्पेशलाइजेशन तो कर नहीं सकता, ठीक है। अब बायोलॉजी अकेले को पढ़ी जा रहा है तो ना तो वो स्पेसिफाई होगा प्लांट्स के लिए, ना तो वो स्पेसिफाई होगा जोलॉजी के लिए, वो एक जनरल सा हो जाएगा, ठीक है।
तो जनरल होने से बेहतर है कि इंसान स्पेसिफिक हो जाए किसी एक चीज के लिए और उसमें ही एक्सपर्ट हो। इसके एक फायदा ये भी होता है कि बंदा ज्यादा एक्यूरेट और एडवांस रिसर्च कर सकता है, क्योंकि इंसान का ज़हन एक चीज की तरफ होता है, वो दूसरे जो जैसे जोलॉजी वाला जो है वो एनिमल्स के ऊपर जो है वो सारा मुताला कर रहा है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर की स्टडी या बोटनी में प्लांट्स के अंदर के मैकेनिज्म उसके जो है वो उसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, वो एक ही चीज के अंदर ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है, ज्यादा एडवांस रिसर्च कर सकता है। इससे बहुत से साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, और प्लांट डिजीजेस या ह्यूमन डिजीजेस जो है उनके बारे में भी वो जो है वो स्टडी कर सकता है। उसके अलावा प्लांट डिजीजेस का और ह्यूमन डिजीजेस का क्या फ़र्क है और हम किस तरह दोनों के डिजीज को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी जो है वो क्या कर सकते हैं अगर हम स्पेशलाइजेशन इख्तियार करें। तो प्लांट डिजीजेस को जो है वो बोटनिस्ट जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। ह्यूमन डिजीजेस को हमारे पास जो है वो ह्यूमन डिजीज के अंदर वैसे हमारे पास डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, लेकिन जोलॉजी के अंदर हमारे पास वास्ट टॉपिक में एनिमल्स को स्टडी किया जाता है। अब ह्यूमन डिजीज और प्लांट डिजीज के अंदर अगर आप स्पेसिफिक होकर एक चीज के ऊपर काम करना चाहते हो तो आपको स्पेशलाइजेशन फील्ड जो है वो इख्तियार अगर की हो तो ज्यादा बेनिफिट होगा। How can a scientist apply this scientific method to confirm an observation that a certain plant species grow more quickly in shady places than in direct sunlight? वो बता रहे हैं कि हमारे पास एक साइंटिस्ट एक साइंटिफिक मेथड को एक ऑब्जर्वेशन कंफर्म करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और ऑब्जर्वेशन क्या है कि प्लांट चाहे वो शेड के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। ऑब्जर्वेशन हमारे पास है प्लांट ग्रोस फास्टर इन शेड, यानी हमारे पास अगर शेडी एरिया है, जब छांव वाला एरिया है, तो वहां पे जो पौधे हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करे। अब माइंड में क्वेश्चन क्या उठता है कि डज शेड इंक्रीज ग्रोथ रेट, क्या हमारे पास शेड जो है वो उसकी ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर रही है, उसके बढ़ने के अमल को तेज कर रही है। तो हाइपोथेसिस ये दिया गया कि प्लांट इन शेड ग्रो फास्टर देन दोज इन सनलाइट। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इससे डिडक्शन हम क्या निकाल सकते हैं, ये डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर इफ प्लांट जो है वो शेड के अंदर फास्टर ग्रो करता है तो इट मीन्स कि सनलाइट के अंदर उसको जो है वो उसकी जो हमारे पास होती है ग्रोथ है वो रुक जानी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए कि उन्होंने शेडी एरिया के अंदर भी स्पीशीज को ग्रो करवाया और सनी कंडीशंस में भी, लेकिन दोनों में सोयल की कंडीशन सेम रखी, वाटर सेम रखा, टेम्परेचर बिल्कुल सेम रखा। उसके बाद जो है वो डिफरेंट हाइट और जो लीफ के मतलब प्लांट की हाइट मेजर की गई और लीफ के साइजेस मेजर किए गए टाइम टू टाइम, और फिर जो है वो दोनों को कंपेयर किया गया, ठीक है, दोनों की ग्रोथ रेट्स को। बाद में पता चल सकता है कि अगर हमारे पास वाकई ही शेडी एरिया के अंदर जो प्लांट है उसकी हाइट ज्यादा है, उसके लीफ का साइज ज्यादा है, तो इट मीन्स कि हम इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अदरवाइज और ये चीज़ हमारे पास कंफर्म हो जाएगी कि ये हाइपोथेसिस या ये हमने जो ऑब्जर्वेशन ली थी उससे के रिजल्ट में हाइपोथेसिस बनाया था बिल्कुल ठीक था। अदरवाइज हमारे पास अगर शेड में जो है वो लीफ का साइज इतना अच्छा नहीं इंक्रीज किया और दूसरी तरफ ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो इट मीन्स हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास एक्सेप्ट हो गया तो इसको हम बार बार परफॉर्म करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर रिलायबिलिटी बढ़े, यानी इसके ऊपर यकीन हमारा ज्यादा हो सके, और देन हम हाइपोथेसिस से नेक्स्ट प्रिंसिपल लॉ और अदर जो टर्म्स हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ जो है सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है उनके बारे में डिस्कस किया, एक्सरसाइज सॉल्व की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।